दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज आपके सामने है एपेक्स NX 400 वाट ये पावर एम्पलीफायर बोर्ड। जी हाँ, इस टाइप के पीसीबी जो इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या फिर और जो पीसीबी सेलर्स हैं वो उसको सेल करते हैं। तो इसमें देखिए आप मॉसफेट लगे हुए हैं। ये मतलब इसका आउटपुट स्टेज जो है IRF 260 या IRF 250 टाइप के एन चैनल मॉसफेट से बना हुआ है। और ये बोर्ड जिस सब्सक्राइबर ने ख़रीदा था, एक्चुअली उन्होंने इसका ब्लैंक पीसीबी ख़रीदा था और सारे कंपोनेंट्स इसमें फिल करने के बाद जब उन्होंने इसको चेक किया तो ये बोर्ड चालू नहीं हुआ। और हालांकि इसमें सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही थे और उनके सारे सोल्डरिंग्स वगैरह भी बिल्कुल सब सही था, लेकिन उसके बावजूद भी चालू नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे पास ये रिपेयर करने के लिए भेजा है। तो दोस्तों उनका कहना ये था कि जब उन्होंने सारे कंपोनेंट इसमें फिल कर लिए और उसके बाद जब वो सीरीज में लैंप लगाकर इस बोर्ड को टेस्ट कर रहे थे तो सीरीज लैंप नहीं जलता है, लेकिन जैसे ही स्पीकर कनेक्ट करते हैं सीरीज लैंप जलने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर लाइन पर DC वोल्टेज अपीयर हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस बोर्ड को सप्लाई दे दी है। सप्लाई देते ही इसमें तीनों इंडिकेशन यानी कि क्लिप, सिग्नल, पावर तीनों ही ऑन हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्पीकर लगाकर देख लेते हैं। तो ये रहा स्पीकर। इसको पहले ग्राउंड जोड़ लेते हैं और इसके बाद में यहाँ स्पीकर जो टर्मिनल है ये कॉइल के पास में है, तो ये यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो दोस्तों आपने देख ही लिया, इसके स्पीकर टर्मिनल पर डायरेक्टली DC वोल्टेज आ रहा है और स्पीकर लगाते ही सीरीज लैंप पूरी तरीके से ग्लो हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रिपेयरिंग। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो सोल्डरिंग के दौरान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स का उपयोग किया था, तो इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इसीलिए इस फ्लक्स को क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर मेलामाइन थिनर का यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी हार्ड थिनर होता है और जिससे सोल्डरिंग फ्लक्स काफ़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीसीबी काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्लीन हो चुकी है। और पीसीबी क्लीन होने के बाद जहाँ जहाँ मुझे सोल्डरिंग पर थोड़ा भी बहुत डाउट था, मैंने वहाँ पर दोबारा इसकी रीसोल्डरिंग कर दी है। दोस्तों मैंने रीसोल्डरिंग करने के बाद इस बोर्ड को फिर एक बार पावर सप्लाई से कनेक्ट किया और उसके बाद फिर से इसमें स्पीकर लगा कर देखा, लेकिन मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम जैसी की तैसी बनी हुई थी। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि कोई कंपोनेंट्स ख़राब हुआ हो। तो दोस्तों मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने इसके सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल चेक कर लिए, सारे मॉसफेट चेक कर लिए, सारे ट्रांजिस्टर चेक कर लिए, इवन जो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं उन सबको चेक कर लिया, लेकिन मुझे एक भी कंपोनेंट्स इसमें ख़राब नहीं लगा। और दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि आप जब नया बोर्ड बना रहे होते हैं और आप सारे नए कंपोनेंट्स लाते हैं और नए कंपोनेंट्स में कोई कंपोनेंट्स ख़राब हो जाए, मतलब उसमें बोर्ड अगर कोई प्रॉब्लम हो उसके वजह से टेस्टिंग के दौरान कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मार्केट से लाए गए कंपोनेंट्स बहुत ही कम, मतलब 99.99% तो ठीक ही होते हैं। तो दोस्तों फिर वही सवाल आता है जो हर एक DIY के मन में आता है कि मैंने जब सारे कंपोनेंट सही लगाए हैं, सब सोल्डरिंग भी सही की है, तो आखिर क्या वजह है कि जो सर्किट चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सर्किट डायग्राम स्टडी और जो भी आप PDF फाइल बनाते हैं, PDF फाइल आप जिस PDF फाइल का यूज़ करते हैं उसको केयरफुली चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम और ये PCB का कंपोनेंट लेआउट देखकर यहाँ पता चला कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर का प्रिंट जो है गलत लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर BC547 जो MJE 340 के बगल में है, ये BC547 और यहाँ पर BC547, ये दोनों ही BC547 लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली MJE 340 के साथ यहाँ पर BC557 लगता है। सर्किट डायग्राम में ऐसा ही दिया गया है। और MJE 350 के साथ BC547। तो यहाँ पर बस बात इतनी है कि BC557 की जगह BC547 ये PCB के ऊपर प्रिंट किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है उन्होंने जो प्रिंट है PCB के ऊपर वही ट्रांजिस्टर लगाया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली BC557 लगना है, लेकिन PCB के ऊपर ही ये प्रिंट गलत लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों जो एपेक्स की ओर से जो PDF फाइल इंटरनेट पर शेयर किया गया है उसमें बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है, उसमें एपेक्स की ओर से कोई गलती नहीं की गई। लेकिन दोस्तों बहुत से PCB मैन्युफैक्चरर जो इंटरनेट पर PCB अवेलेबल होती है उसको एडिट करती है, मतलब उसमें टॉप लेयर पे एडिट करते हैं, केवल अपना नाम लिख देते हैं, तो उनसे कई बार इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है।
तो यहाँ पर दोस्तों हम ये BC547 को हटाकर BC557 लगा देते हैं और उसके बाद इस बोर्ड को टेस्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास BC557 की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए मैं BC558 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी एक PNP ट्रांजिस्टर है जो उसकी जगह सक्सेसफुली वर्क कर सकता है। दोस्तों ये BC547 जो प्रिंट यहाँ गलत लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने BC558 लगा दिया, तो उसके बाद ये सर्किट काम करने लग गया। इसमें थोड़ा एक अजीब टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ये कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर स्पीकर इस टाइप से, और जैसा ऐसा ऑसिलेशन जब होने लगता है तो देखिए सीरीज लैम्प जो है थोड़ा इस तरीके से जलने लगता है। और मैं अगर मॉसफेट को टच करूं तो ये भी काफ़ी हीट हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके इनपुट का जो ट्रांजिस्टर है, जहां सिग्नल इनपुट होता है, उस ट्रांजिस्टर के बेस को एक रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कुछ अलग ही कॉम्प्लिकेशंस बनाया हुआ है। तो एक बार सर्किट देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इनपुट ट्रांजिस्टर का बेस 22 के इस रेजिस्टेंस के जरिए 560 ओहम इस रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और दोस्तों 560 ओहम का दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल एम्पलीफायर में ऐसा होता है कि जो इनपुट ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो एक रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। तो हम यहाँ पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगाकर इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस को ग्राउंड से जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसमें इनपुट ट्रांजिस्टर ये वाला है। अब देखिए इसके बेस को, यहाँ ये बेस है और ये बेस और ये ग्राउंड के बीच में हमें एक 100K का एक रेजिस्टेंस लगा देना है। इसके पहले दोस्तों मैंने डिफरेंशियल स्टेज के बेस से और ग्राउंड के बीच में ये 100K का रेजिस्टेंस लगा के देखा था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होता है इनपुट ट्रांजिस्टर के बेस और ग्राउंड के बीच में 100K का रेजिस्टेंस अगर हम लगा दें तो इस टाइप के ऑसिलेशन का प्रॉब्लम इस सर्किट में सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया और इस बोर्ड को पावर सप्लाई से जोड़ा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दोस्तों इसका ऑडियो सिग्नल बहुत ही पावरफुल है। एंड चलिए अभी इसमें कुछ सिग्नल फीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो दोस्तों चलिए इसमें कुछ म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आप इस बोर्ड को 50-0-50 10 एम्पियर की पावर सप्लाई से चला सकते हैं, उसमें ये अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों इसमें ठीक है म्यूज़िक तो प्ले हो रहा है, बट इसमें सभी ट्रांजिस्टर इक्वली हीट नहीं हो रहे हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, जबकि ये दोनों कम हीट, मतलब ना के बराबर हीट हो रहे हैं। ये कम हीट है और ये दोनों इक्वली हीट है। तो इसका कारण ये है कि मॉसफेट ये जो है बिल्कुल मैचिंग के नहीं है। तो इसमें अगर हम एक बार क्लोजली देखते हैं तो ये जो मॉसफेट है इसमें ये अलग अलग बैचेस के हैं। देखिए एक अलग कंपनी का दिखाई दे रहा है, एक का सिंबल अलग जैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अलग दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ देखिए आपको अलग अलग मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं, सबका इम्बोजिंग अलग टाइप का है। तो यही वजह है कि एक ही बैच के नहीं होने कारण ये मॉसफेट में देखिए कोई बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, कोई वर्क ही नहीं कर रहा है। तो मॉसफेट मैचिंग बहुत ज़रूरी होती है, जबकि ट्रांजिस्टर में जो अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होते हैं तो उनमें इस टाइप के मॉसफेट का उतना मैचिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सलाह दूंगा जिनका ये बोर्ड है कि आप एक ही बैच के मॉसफेट लगाएं। अदरवाइज़ एक बहुत ज़्यादा हीट होगा, दो यहाँ पर दो हीट नहीं हो रहे, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये इसे हटाकर इसके बैच वाले मॉसफेट को यहाँ लगाना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ एक ही मॉसफेट पर लोड रहेगा, यहाँ दो मॉसफेट लोड नहीं उठाएंगे।
ठीक है, आप 100-200 वाट का अगर पावर ले रहे हैं तो हो सकता है इनमें प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जैसे ही आप 400 वाट का इस पर लोड डालते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक मॉसफेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा और वो जल जाएगा। तो यहाँ मॉसफेट मैचिंग बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और मॉसफेट मैचिंग करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इस टाइप के मॉसफेट एम्पलीफायर का जनरली यूज़ बहुत कम किया जाता है। इसीलिए ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, यानी कि बाईपोलर जंक्शन वाले जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनका ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनमें मॉसफेट के मुकाबले मैचिंग की समस्या कम होती है। इसमें एक बात और ये है कि जैसे हमारा अगर यहाँ पर बीजेटी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हों तो बायस वोल्टेज हमें 0.7 से लेके 0.9 वोल्ट तक हम मेज़र करते हैं, लेकिन मॉसफेट वाले एम्पलीफायर में हमें यहाँ पर बायस वोल्टेज 2.5 वोल्ट रखना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रीसेट दिया हुआ है, ये प्रीसेट को आपको मिनिमम रखना है। मिनिमम रखते हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 वोल्ट जो है बायस वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिलेगा। तो जो BD1 यहाँ पर शायद BD139, हाँ जी हाँ, ये BD139 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पर हमें 2.5 वोल्ट बायस वोल्ट मिलता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसका क्विसेंट करंट बढ़ जाता है। और दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि इसमें मॉसफेट लगे हुए तो ये क्लास डी के जैसा ये कूल रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्लास डी के जैसा वर्क नहीं करता, ये बिल्कुल नॉर्मल क्लास AB एम्पलीफायर है, और इसमें फ़र्क इतना ही है, बाकी इनपुट सेक्शन बिल्कुल जैसा का तैसा है। केवल जो आउटपुट स्टेज है यहाँ पर मॉसफेट लगाए गए हैं, और मॉसफेट का जो बायस वोल्ट होता है वो 2.5 वोल्ट के ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें 2.5 वोल्ट के करीब इसका बायस वोल्ट रखना होता है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सारे सेक्शन जैसे के तैसे ही हैं जो एक नॉर्मल BJT टाइप के एम्पलीफायर क्लास AB एम्पलीफायर में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो करते हैं ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।